हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एजी 509 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गैट के बारे में, गैट समझौता क्या है, और इसके बारे में देखेंगे पूरा डिटेल में गैट समझौता के बारे में, क्योंकि एग्जाम पूछता है। तो गैट जो होता है GATT, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट का पूरा नाम होता है, याद रखिएगा। एक नंबर में आप लोगों में कहा पूछ सकता है गैट के बारे में। तो इस समझौता का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है। यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता, जिसे 1948 में स्थापित किया गया था। एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसे 1948 में स्थापित किया गया था, जिसमें कुल 23 देशों ने भाग लिया था। भाग लिया था, जिसमें से भारत भी 23 देशों में से एक है। इस समझौता को समानतः गैट समझौता कहते हैं। ठीक है, तो गैट समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता जिसमें 1948 में स्थापित किया गया था, जिसमें कुल 23 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से भारत भी एक है। इस समझौता को समानतः गैट समझौता कहते हैं। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन में आए रुकावटों को कम करना है, ताकि विभिन्न देश अपने उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से बेच सके और उत्पादों को अन्य देशों से आसानी से आयात कर सके। पहले के समय में मतलब अपने देश के किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था। उसके लिए गैट आया। ठीक है, गैट जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। उससे क्या हुआ कि विश्व व्यापार में आने वाली जो रुकावटें थी उनमें सुधार हुआ। ठीक है, तो इसका उद्देश्य विश्व व्यापार में आने वाली रुकावटों को कम करना था, ताकि विभिन्न जो देश हैं वह अपने उत्पादों को अन्य देशों में भी जाकर बेच सकें और उत्पादों को अन्य देशों से आसानी से आयात भी कर सके, खरीद भी सके, बेच भी सके। ठीक है, तो गैट समझौते में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे पहला टैरिफ, विवाद नियंत्रण। तो गैट ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर लगने वाले जो टैरिफ थे, कर बोल सकते हैं, टैक्स बोल सकते हैं, तो उनको नियंत्रित करने का समझौता किया। मतलब ज्यादा लग रहे थे, 10 रुपये लगता था तो उसको 2 रुपये, 1 रुपये, मतलब बहुत ज्यादा कम किया। किसने? गैट के द्वारा। तो गैट ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को नियंत्रित करने का समझौता किया। अगला है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MNF। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते समय दूसरे देश के सभी सामानों को बराबरी के साथ व्यापार करेगा, जो कि गैट के तहत निर्धारित था। ठीक है, इस समझौता में यह बताया गया कि इस एक जो देश होगा दूसरे देश के साथ व्यापार जब करेगा, व्यापार करते समय दूसरे देश के जो सभी सामान है उसको बराबरी के साथ व्यापार करेगा, जो कि गैट के तहत निर्धारित था। ठीक है, इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन भी बोलते हैं। आगे टैरिफ और व्यापार में सुधार हो सकता है। तो गैट के अंतर्गत सदस्य देशों को आपसी सहमति में व्यापारिक बाधाएं कम करने के लिए टैरिफ और व्यापार नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता भी थी। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, याद रखिएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे कि आज ही आप लोगों को एग्जाम भी है। अब लगातार 3 दिन एग्जाम है, तो इस वीडियो को कम से कम 30 लाइक कर दीजिएगा। अगला वीडियो का आज भी आ जाएगा, अगला वीडियो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट, IPR से आप क्या समझते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। छोटा सी बताऊंगा लेकिन समझ में आ जाएगा। तो एकीकृत परिपथ बोल सकते हैं या सर्किट बोल सकते हैं। तो एकीकृत या इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऋण विद्युत या आणविक परिपथ होता है। इसको मत देखिएगा आप लोग, अलग इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। यहाँ पर ट्रेड सीक्रेट देख लीजिएगा, ट्रेड सीक्रेट जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्रेड सीक्रेट, तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? तो कंपनी का कोई भी अभ्यास या प्रक्रिया जिसे आमतौर पर कंपनी के बाहर नहीं जाना जाता है, उसी को एक ट्रेड सीक्रेट माना जाता है। मतलब कोई आपकी कंपनी के अंदर की बात है जो बाहर कोई नहीं जानता है, तो आपकी कंपनी का क्या हो गया? एक ट्रेड सीक्रेट हो गया। ट्रेड सीक्रेट मानी जाने वाली जानकारी कंपनी को अपने प्रतिद्वंदियों पर एक आर्थिक लाभ देती है और अक्सर आंतरिक अनुसंधान और विकास का एक उत्पाद होता है। यह जानकारी विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में हो सकती है, रेसिपी के रूप में, ग्राहक सूची के, बाजार रिसर्च डेटा आदि के रूप में हो सकती है। तो यह था ट्रेड सीक्रेट, मतलब कि कंपनी का कोई एक सीक्रेट रहेगा जो किसी को नहीं पता होगा, उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, WIPO के बारे में देखेंगे। ठीक है, WIPO के, तो WIPO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो चलिए देखते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की जो 15 विशेष एजेंसी उनमें से एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना सन 1967 ईस्वी में बौद्धिक संपदा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बढ़ावा देने और विकास और विकसित करने के लिए की गई थी। ठीक है, समझिएगा फिर से। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष संघ एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 1967 में बौद्धिक संपदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन जो है ये सब शामिल होते हैं। तो यह था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो इसमें आगे देखते हैं इसके कार्य। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रशासन करना, देश को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून और प्रणालियों को विकसित करने में सहायता करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों को हल करने के लिए मंच प्रदान करना। तो यह है इसका कार्य। आगे देखते हैं इसकी उपलब्धि। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो पेटेंट सहयोग संधि और बर्न कन्वेंशन सहित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संधियों का विकास और कार्यान्वयन। अगला है आईपी जानकारी और डाटा तक व्यापक पहुंच प्रदान करना। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जानकारी तक, डेटा तक व्यापक पहुंच प्रदान करना। दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता और विवाद निपटान सेवाएं प्रदान करना। तो यह था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, इसका उपलब्धि के बारे में। भारत में WIPO के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो भारत में WIPO का सदस्य, ठीक है, भारत भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पक्षकार भी है। WIPO भारत में IP जागरूकता या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समर्थन करता है। भारत में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विवाद निपटान केंद्रों का सक्रिय उपयोगकर्ता भी है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन WIPO के बारे में जो मैंने बताया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अब WTO के बारे में। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन भी इसको बोलते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन या WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सन 1995 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए की गई थी। इसने टैरिफ और व्यापार पर समान समझौतों, मतलब मैंने जो आपको गैट बताया था, ठीक है, गैट इसने टैरिफ और व्यापार पर समान समझौते गैट का स्थान ले लिया, जिसे 1947 में स्थापित किया गया था और जिसने लगभग आधी शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्राथमिक राज्य के रूप में कार्य किया था। मतलब क्या हुआ कि सन 1947 में गैट का स्थान किसने ले लिया? 1947 में गैट का स्थान ले लिया WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे पहले गैट जो था ये सब काम को करता था। इसके बाद जब समझौता हुआ उसके बाद WTO ने इसका स्थान ले लिया। आगे देखते हैं, WTO में 114 देशों की सदस्यता है जो व्यापार का 98% से अधिक हिस्सा है। संगठन का प्राथमिक कार्य सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने और लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। WTO यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। तो यह था आप लोगों का अगला क्वेश्चन, चौथा। इसी में और देखेंगे भी आगे, वहाँ थोड़ा लॉन्ग में था, यहाँ थोड़ा आसानी से समझिएगा उसी बात को। विश्व व्यापार संगठन या WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू और आसान बनाना है। यह 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WTO में 164 सदस्य देश हैं जो वैश्विक व्यापार का 98% से अधिक का हिस्सा है। और देखते हैं इसके बारे में आगे, इसका कार्य देखते हैं। तो व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, ठीक है, व्यापार से संबंधित जो भी नियम है उसको निर्धारित करना और लागू करना। तो WTO के सदस्य देशों ने व्यापार से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें माल व्यापार समान समझौता गैट, सेवाओं पर व्यापार पर समझौता गैट्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौता शामिल है। ये समझौते देशों के बीच व्यापार को अधिक अनुमानित और पारदर्शी बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी देश समान नियमों के तहत व्यापार करते हैं। व्यापार विवादों को सुलझाना भी इसने करना, इसका भी एक काम है। तो यदि WTO के सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधित कोई विवाद होता है तो इसे WTO के विवाद निपटान तंत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। यह तंत्र देशों को अपने मतभेदों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हल करने में मदद करता है। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन, प्लांट ब्रीडर राइट, प्लांट ब्रीडर राइट के बारे में देखेंगे, पीवीआर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में पीवीआर के बारे में। तो चलिए देखते हैं, मैंने कल बताया भी था थोड़ा बहुत आप लोगों को। तो पादप संवर्धन अधिकार या प्लांट ब्रीडर राइट, जिसे पादप की इसमें अधिकार, देखिए आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, जो देखिए पीवीआर होता है इसको पीवीआर के नाम से भी जाना जाता है, पीवीआर को के नाम से। ठीक है, प्लांट ब्रीडर राइट को प्लांट वैरायटी राइट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो प्लांट ब्रीडर राइट, जिसे पीवीआर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा अधिकार है जो कुछ देशों में पौधों की नई किस्मों को विकसित करने वाले ब्रीडर को दिए जाते हैं। यह अधिकार ब्रीडर को नई किस्म के प्रोपागेशन मटेरियल, जैसे बीज हो गया, कटिंग हो गया, विभाजन, ऊतक संवर्धन हो गया, और कटे हुई फूलों, फलों, पत्तियों जैसी कटाई सामग्री पर कुछ समय के लिए एक विशेष नियंत्रण प्रदान करते हैं। कुछ समय के लिए क्या करते हैं, विशेष नियंत्रण प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखिएगा उसी बात को मैं, देखिए दो दो जगह इसलिए बता रहा हूँ ना, एक जगह यदि समझ में नहीं आएगा तो दूसरी जगह में समझ में आएगा। ठीक है, तो पीवीआर प्लांट ब्रीडिंग राइट, तो सरकार द्वारा किसी किस्म का विकास करने वाले प्लांट ब्रीडर अथवा संगठन को अधिकार देती है, जिससे किसी अन्य को एक निश्चित समय के लिए लगभग 15 से 20 वर्ष तक उसका उत्पादन करने अथवा किस्म की जो प्रोपागेटिंग मटेरियल है, प्रवर्धन सामग्री है, और प्रवर्धन सामग्री को कमर्शियल करने से रोका जाता है, मतलब बेचने से रोका जाता है, उसे प्लांट ब्रीडर राइट कहते हैं। ब्रीडर अधिकार संरक्षण प्राप्त करने के लिए किस्म में नवीनता, विद्यमान किस्म से भिन्नता, लक्षणों में एकरूपता तथा अस्थायी इत्यादि होना अति आवश्यक होता है। ब्रीडर अधिकारी के अंतर्गत किस्म की सुरक्षा की जाती है। ब्रीडर अधिकारी द्वारा संख्या, व्यक्ति, संगठन इत्यादि को भी पादप सामग्री के उत्पादन तथा विक्रय के लिए कुछ शर्तों के साथ अधिकृत या अधिकार दे सकता है। सरकार कभी कभी सार्वभौमिक हित में देखते हुए स्वामित्व हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करती है, और उसी लाइसेंस को कंपलसरी लाइसेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछता है कंपलसरी लाइसेंस, तो इसी लाइसेंस को कंपलसरी लाइसेंस भी बोलते हैं। आगे देखते हैं इसी में इसका लाभ और हानि। तो ब्रीडर को प्रोत्साहन दिया जाता है कार्य के बदले। ठीक है, और अगला है प्लांट ब्रीडर कार्यक्रम में प्राइवेट बीज कंपनियों द्वारा निवेश में बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट है प्लांट ब्रीडिंग कार्य में लगे विभिन्न संगठन में प्रतियोगिता होने से कृषक समाज तथा राष्ट्र का लाभ होता है। अगला पॉइंट है इससे किसानों को लाभ होता है। अगला पॉइंट है कृषक को आर्थिक व सामाजिक लाभ होता है। तो यह था इससे लाभ, इससे नुकसान देख लेते हैं। तो बीज कंपनियों को मोनोपोली हो जाती है, जिससे बीज महंगे हो जाते हैं। बीज कंपनियों को मोनोपोली हो जाती है, जिससे बीज ज़्यादा महंगा हो जाता है। कृषि उत्पादन में कमी हो जाती है, क्योंकि किसान का जो निवेश होता है वह रह जाता है, जिससे पुराने सीड का सोइंग करता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग गांव में देखेंगे, एक बार गेहूं खरीद लेंगे तो उसको 2 साल 3 साल बोएंगे उसी बीज को, तो इससे क्या होता है, इससे बीज जो होता है थोड़ा कम बिकता है और जो उत्पादन होता है वह भी कम होता है। अगला, बीज कंपनी द्वारा मनमानी मूल्य से किसानों की हानि होती है। बीज कंपनी होती है मनमानी मूल्य से दाम लेने लगती है, जिससे किसानों को हानि होती है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यही अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।